इंडी गठबंधन के सूत्रधार नीतीश कुमार की घर वापसी हो चुकी है। 17 महीने बाद एक बार फिर से वो बीजेपी के साथ सत्ता में आ चुके हैं। लेकिन इंडी गठबंधन के साथियों का नीतीश से मोह नहीं छूट रहा। 3 सांसदों वाली पार्टी अब मायावती के बाद नीतीश कुमार को भी भावी प्रधानमंत्री बता रही है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है। दरअसल नीतीश कुमार के एनडीए में जाने पर अखिलेश यादव ने कहा कि नीतीश कुमार भावी प्रधानमंत्री थे, लेकिन एक भावी प्रधानमंत्री को बीजेपी ने सीएम पर ही समेट दिया। अखिलेश यादव ने नीतीश के बहाने बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि विश्वासघात का नया कीर्तिमान बना है। बीजेपी इतनी कमजोर कभी नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता का इस अपमान का जवाब जनता जरूर देगी। हालांकि अखिलेश यादव विश्वासघात और भावी प्रधानमंत्री वाले बयान पर चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे। इसी पर आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट की कैसे अखिलेश यादव ने पहले मायावती को कहा था कि उन्हें तो हम प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, और अब नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ चले गए तो उन्हें लेकर कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री बन सकते थे, लेकिन अब नहीं बनेंगे, सीएम ही रहे। जिस पार्टी में महज 3 सांसद बचे हैं, जिस पार्टी को उत्तर प्रदेश में सियासी वजूद बचाने का संकट है, जिस पार्टी ने सिर्फ जाति की राजनीति की, उसी पार्टी के गठबंधन साथी जब अलग हुए तो पार्टी अध्यक्ष ने विश्वासघात करार दिया और नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री बता दिया। अखिलेश यादव ने लिखा, ये भाजपा का लोकसभा चुनाव हारने की हताशा का नतीजा है, जिसने साजिश करके एक भावी प्रधानमंत्री को अपने साथ मिलाकर मुख्यमंत्री के पद तक ही सीमित कर दिया। भाजपा ने बिहार की जनता का अपमान किया है और जनमत का भी। जनता इस अपमान का जवाब भाजपा गठबंधन को लोकसभा का चुनाव हरा कर देगी। अब अखिलेश यादव के इसी बयान पर अनुप्रिया पटेल ने करारा पलटवार किया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी के बेनी प्रसाद वर्मा के साथ क्या साजिश रची और मायावती के साथ क्या क्या षड्यंत्र किए, ये हर कोई जानता है। पूजनीय बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी हमारे साथ नहीं है, उनके साथ क्या किया? उनको मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए कौन सा षड्यंत्र नहीं किया? आदरणीय बहन मायावती जी के साथ षड्यंत्र नहीं किया? सब जानते हैं, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश जानता है। ये समाजवादी पार्टी के नेताओं का चाल चरित्र, चेहरा किसी से छिपा नहीं है। विश्वासघात की बातें इनके मुंह से शोभा नहीं देती। दरअसल बिहार की सत्ता में करीब 17 महीने बाद बीजेपी की वापसी से अखिलेश के साथ कांग्रेस भी परेशान है। डर है कहीं नीतीश के जाने से गठबंधन पूरी तरह टूट न जाए। ऐसे में नीतीश के बहाने निशाना बीजेपी पर साधा जा रहा है तो पलटवार भी जारी है। लड़ाई करने वाला कोई भी हमारे सामने नहीं है। अभी आदरणीय मायावती जी अकेली लड़ रही है और अखिलेश यादव जी तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और यहाँ मतलब पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक इकट्ठ आएगी तो हम जीतेंगे, ऐसा उनका कहना है। तो मतलब पिछड़ा और दलित और अल्पसंख्यक ये सब लोग हमारे साथ हैं। पार्टी भी बदल ली, नाम भी बदल गया। मुलायम सिंह जी कहलाने लगे मौलाना को, इस तरीके से उनका कुछ नाम हो गया, नाम भी बदल गया। मैंने धर्म परिवर्तन नहीं हुआ, बाकी सब कुछ हो गया। पार्टी भी बदल ली, जनता दल से थे, मुख्यमंत्री की कुर्सी बनी रही, पार्टी भी बदल ली। यानी बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक नीतीश की घर वापसी से इंडी गठबंधन में माहौल टाइट है। इसीलिए प्रधानमंत्री वाला ख्वाब है, क्योंकि पहले मायावती से गठबंधन के लिए पीएम फेस का प्रपोजल, तो अब नीतीश कुमार को भावी प्रधानमंत्री बताना अखिलेश की फेल होती रणनीति को बयान करने के लिए काफी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस बीच देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान कर दिया गया। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से घोषणा की गई है। 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, जबकि 2 राज्यों के शेष 6 सदस्य 3 अप्रैल को रिटायर हो जाएंगे। यूपी के 10 और उत्तराखंड की 1 सीट पर भी चुनाव होना है। राज्यसभा चुनाव के लिए राज्यों के लिए विधायक मतदान करते हैं। इस चुनाव में सीधे जनता वोटिंग नहीं करती।
इस चुनाव में जिस पार्टी के पास विधायकों की संख्या जितनी ज्यादा होती है उस पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार की जीत तय मानी जाती है। और ऐसे में यूपी में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं, जिसमें से 7 पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है, तो 2 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने की संभावना है। लेकिन दोनों ही दलों में एक अतिरिक्त सीट के लिए इस बार फाइट होने वाली है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर तस्वीर साफ हो गई है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर रही कमेटी को 2 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सौंपनी है और फिर अगले सत्र में धामी सरकार यूसीसी विधेयक लेकर आएगी। और ऐसे में पूरे देश की नजर अब उत्तराखंड और यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अटक गई है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि यूसीसी के ड्राफ्ट में आखिर है क्या क्या। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि यूसीसी के लागू होने के बाद शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ जाएगी। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। साथ ही बिना रजिस्ट्रेशन के सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलेगा। हलाला और इद्दत पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। वहीं पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। वही पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। साथ ही माता पिता को लिव इन रिलेशन की जानकारी भी देनी। मोटा मोटी कहें तो सबके लिए एक जैसे कानून लागू हो जाएंगे, जिसकी उत्तराखंड में रूपरेखा तैयार हो चुकी है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाएं। भोगम शोकम तापम पापम अल्लाहु अकबर अल्लाह कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएं। लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है। बरसों इंतजार के बाद वो घड़ी करीब आ गई है जब सबके लिए एक समान कानून होगा और इसके लिए बैठकों का दौर भी खत्म हो चुका है और मंथन में निकला है एक देश एक कानून का सार। क्योंकि अब उत्तराखंड के साथ ही देश भी यूसीसी के लिए तैयार है। रायशुमारी का दौर बीत गया, ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। बस इंतजार है उस घड़ी का जब सबसे पहले उत्तराखंड में यूसीसी कानून की शक्ल लेगा। उन्होंने हमको बताया है कि 2 तारीख को वो हमको ड्राफ्ट दे देंगे और उनका ड्राफ्ट देने के बाद उसका आकलन करेंगे, उसको मंत्रिमंडल में लाएंगे। उसके बाद विधानसभा में जो विधेयक बनने की दिशा में, एक्ट बनने की दिशा में जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई को हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड यूसीसी को लागू करने वाला गोवा के बाद देश का पहला राज्य बन सकता है, क्योंकि उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अब इसे जल्द लागू करने के लिए उत्तराखंड की धामी सरकार ने कवायद तेज कर दी है। सीएम धामी ने कहा 2 फरवरी को कमेटी ड्राफ्ट सौंपेगी। अगले सत्र में यूसीसी विधेयक लाएंगे। यूसीसी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। 150 से ज्यादा जगहों पर बैठक और संगठनों से सुझाव के आधार पर वो मसौदा तैयार किया गया है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड की ABCD जैसे कि बहुविवाह पर सख्त कार्रवाई की सिफारिश की है। शादी के लिए लड़कियों की उम्र सीमा बढ़ने की बात। शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया जाएगा। पति पत्नी को तलाक का कानूनी अधिकार होगा। पिता की संपत्ति में बेटे बेटियों को बराबर का हक मिलेगा। यूसीसी कमेटी 2 फरवरी को ड्राफ्ट सौंपेगी। धाकड़ धामी का फैसला इतिहास बनने वाला है। यूसीसी की धमक उत्तराखंड में सुनाई देने लगी है और देवभूमि भी इसका खुले दिल से स्वागत कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ विरोध के सुर उठने लगे हैं और कांग्रेस इसे सियासी स्टंट बता रही है। क्योंकि विधानसभा का जब चुनाव हो रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में यूसीसी का जिक्र नहीं था, लेकिन जब चुनाव चल रहा था और भाजपा को लगा कि वो चुनाव हार सकती है, इसलिए उन्होंने यूसीसी का जिक्र किया है। और कई बार जो है कहते हैं कि ड्राफ्ट बन करके तैयार हो गया है और हम इस सत्र में इसको लाएंगे, इस सत्र में हम लाएंगे। लगातार तिथियां बढ़ रही है। 5 तारीख से सत्र शुरू है और यूसीसी का जो मसौदा है जब सदन के अंदर आएगा उसको पढ़ने के बाद हम कोई बात कह पाएंगे। उत्तराखंड में ड्राफ्ट कमेटी बनने के बाद से इस मामले पर लाखों से अधिक सुझाव आए। हजारों लोगों से मौखिक तौर पर बातचीत की गई और कमेटी ने यूसीसी के हर पहलू को जानने के लिए उप समिति का भी गठन किया, जिसमें कई बैठकें की और फिर बॉर्डर के गांव माड़ा से लेकर दिल्ली तक कई बैठकें हुई। जिसके बाद अब वो घड़ी आ गई है जब जल्द ही उत्तराखंड इतिहास रचने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे से ये तो साफ हो गया कि जहां पर मस्जिद बनाई गई वहां कभी मंदिर था और अब उसी प्रमाण को और पुख्ता करने के लिए उस परिसर के फिर से सर्वे की मांग उठी है उस प्रतिबंधित जगह की। जहां पर कथित शिवलिंग है उसके सर्वेक्षण की मांग उठी है और इसके लिए हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दाखिल कर दी है। हिंदू पक्ष की तरफ से ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की ये याचिका है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से वैज्ञानिक सर्वे के आदेश की भी मांग की है और वजू खाने का सर्वे करवाने की बात भी कही है। सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दायर की गई है उसके मुताबिक ज्ञानवापी में आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया गया। वहीं ज्ञानवापी में 10 तहखानों को खोलने की भी मांग की गई है याचिका के जरिए, ताकि मंदिर के होने के प्रमाण को और ठोस किया जा सके। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। हिंदू मंदिर के खंबे थे, उनको दोबारा इस्तेमाल किया गया कुछ मॉडिफिकेशन करके। 355 साल पुराना विवाद, 1991 से चलती आ रही कानूनी लड़ाई अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां से मंदिर का रास्ता बेहद करीब है, क्योंकि जिस दावे को सच साबित करने के लिए एएसआई ने सर्वेक्षण किया, उस सर्वे रिपोर्ट में मंदिर होने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। वो तस्वीर दुनिया के सामने आ चुकी है जिससे ये साफ हो सके मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई और उसी विरासत को सजोने के लिए योगी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आपने वाराणसी का देखा होगा, वाराणसी में, काशी विश्वनाथ धाम में, ज्ञानवापी में ये एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। एएसआई की रिपोर्ट क्या बताती है? बहुत कुछ आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन उस विरासत पर जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के समय आपको उपलब्ध कराया था, यानी जिस तरह अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हुआ, कुछ उसी तरह ज्ञानवापी में शिव मंदिर को वापस से स्थापित करने की लड़ाई में एक और मांग हुई है। वो मांग है कथित शिवलिंग के सर्वे की। कथित शिवलिंग के सर्वे की मांग की याचिका दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई है। बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की याचिका दाखिल हुई है। वैज्ञानिक सर्वे के लिए एएसआई को आदेश देने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष ने वजू खाने का सर्वे कराने की मांग की है। हिंदू पक्ष ने आदि विश्वेश्वर के होने का दावा किया है। हिंदू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से प्रतिबंधित एरिया में सर्वे पर रोक लगाने के आदेश को वापस लेने की मांग की है। अर्जी में कृत्रिम दीवारों से सील किए गए वाराणसी मस्जिद के 10 तहखानों को खोलने और एएसआई से सर्वेक्षण की इजाजत देने की मांग की गई है। ज्ञानवापी के सील एरिया के सर्वे कराने को लेकर हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की गई है। दरअसल हिंदू पक्षकारों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके ये मांग की गई है कि जो ज्ञानवापी परिसर है उसमें जिस पर्टिकुलर एरिया को सील किया गया है उस जगह पर सर्वे कराया जाए। दरअसल सर्वे रिपोर्ट में अब जो कुछ भी सामने आया है वो कहीं न कहीं हिंदू पक्ष के दावों को मजबूत करता है। मस्जिद के अंदर सनातन के 32 सबूत मिले हैं। उनकी गवाही इस केस में एक नया मोड़ लेकर आ सकती है और यही बात अब BHU आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कही जा रही है। जो उनका निष्कर्ष है वो ये है कि वर्तमान जो संरचना है उसके नीचे एक बहुत प्राचीन भव्य हिंदू मंदिर वहाँ मौजूद था, जिसके साक्ष्य के रूप में वहाँ जो चीज़ें मिली हैं उसमें करीब 32 अभिलेख हैं। इसके अलावा मूर्तियाँ हैं और साथ ही साथ मिट्टी के बर्तन हैं, अन्य पुरावशेष हैं, जो इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं कि वहाँ ये एक प्राचीन हिंदू मंदिर था। अब ये हिंदू मंदिर किस काल में था, क्योंकि जो सर्वेक्षण की रिपोर्ट है वो सर्वे के आधार पर है और सर्वे के आधार पर सिर्फ हम तुलनात्मक अध्ययन कर पाते हैं। इन दावों से तो ऐसा ही लगता है कि मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के शासनकाल के 20वें साल में किया गया था और पहले से मौजूद मंदिर 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के शासनकाल के दौरान नष्ट किया गया, जिसका प्रमाण सर्वे रिपोर्ट से भी साफ हो जाता है। यानी 355 साल पुराना विवाद अब खत्म होने के कगार पर है और मंदिर मस्जिद की लड़ाई पर भी पूर्ण विराम लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
प्रधानमंत्री मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। करीब 2.25 घंटे तक पीएम सर की मेगा क्लास में बच्चों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन से लेकर बेहतर नागरिक बनने के गुर सिखाए। पीएम ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षकों से भी बात की और बेहद सरल और मजेदार अंदाज में बच्चों के हर एक सवाल का जवाब दिया। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखा है। पीएम मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण में देश भर के छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों से बातचीत की। करीब 1.25 घंटे तक पीएम सर की मेगा क्लास में बच्चों को परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन से लेकर बेहतर नागरिक बनने के गुर मिले। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता और शिक्षकों से बात की। पीएम मोदी ने कहा, 7 साल में 7 अलग अलग बैचेस इस परीक्षा से गुजरे हैं। हर नए बैच को इन्हीं समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अब विद्यार्थियों की बैच तो बदलती है, लेकिन टीचर की बैच जल्दी बदलती नहीं है। अगर टीचर्स ने इन अब तक जितने मेरे एपिसोड हुए हैं उसमें मैंने इन बातों का जो वर्णन किया है, अगर उसका कुछ न कुछ उन्होंने अपने स्कूल में एड्रेस किया हो तो शायद हम इस समस्या को धीरे धीरे कम कर सकते हैं। पीएम मोदी ने कहा कि अपने दोस्त से आपको किस बात की स्पर्धा है। अगर वो 100 मार्क्स में से 90 नंबर ले आया तो अपने हिस्से के लाया है। आपके लिए भी 100 मार्क्स का एग्जाम है। तो आपको उससे स्पर्धा नहीं करनी है, खुद से करनी है। खुद से करनी है कि वो 100 में से 90 लाया, मैं 100 में से कितना लाऊं। उससे द्वेष करने की जरूरत ही नहीं है। एक्चुअली तो वो आपके लिए इंस्पिरेशन बन सकता है। पीएम मोदी ने टीचर से पूछा, क्या कभी किसी स्टूडेंट ने आपको फोन किया है? उसने आपको बताया कि उसे क्या तकलीफ है, वो किस दुविधा में है, क्योंकि उसे लगता ही नहीं कि आपका उसकी जिंदगी में विशेष स्थान है। उसे लगता है कि उसका आपसे नाता सिर्फ सब्जेक्ट तक ही सीमित है। जिस दिन आप सिलेबस से आगे निकल करके उससे नाता जोड़ोगे तो वो अपनी छोटी मोटी दिक्कतों के समय भी जरूर आपसे अपने मन की बात करेगा। अगर ये नाता है तो एग्जाम के समय तनाव की स्थिति पैदा होने की संभावना ही खत्म हो जाएगी। पीएम मोदी ने माता पिता और बच्चों के बीच भरोसे की बात भी कही। पीएम मोदी ने पूछा, ऐसा क्यों होता है कि हम परिवार में विश्वास की कमी महसूस करते हैं? ट्रस्ट डेफिसिट अचानक नहीं होती है, एक लंबे कालखंड से गुजर कर निकलती है। इसीलिए हर पेरेंट्स को, हर टीचर को सावधान रहना चाहिए। क्या आप जो कहते हैं उसको सचमुच में पालन करते हैं क्या? अगर आप पालन करते हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि पेरेंट्स को या टीचर्स को इस प्रकार की ट्रस्ट डेफिसिट की स्थिति पैदा होगी, आपके प्रति अविश्वास का कारण बनेगा। पीएम मोदी ने बेहद सरल और मजेदार अंदाज में बच्चों के हर सवाल का जवाब दिया। कैसे बोर्ड परीक्षा की तैयारी की जाए, टाइम मैनेजमेंट कैसे हो, मोबाइल के दुष्प्रभाव से कैसे बचा जाए, इन सभी सवालों का जवाब पीएम मोदी ने दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसके साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।